वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद टू एवरीवन। हम लोग जो अभी देख रहे हैं क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 8, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आज से 2 दिन पहले। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट को समझें। ओके, तो हम लोग यहाँ पर राजपूत तक इसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम यहाँ से सिख वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करने वाले हैं। किस वाले? ये राजपूत हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो आप देख पा रहे होंगे ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक? तो सिख टॉपिक। सिख के बाद हम लोग देखेंगे मराठाज के बारे में। ओके, 18th सेंचुरी में ये पावर्स निकल के आ रही थी, सिख पावर्स, मराठाज, इसलिए इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अपना डिस्कशन, द सिख। ओके, अब सिखों ने क्या किया? तो सबसे पहले देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्स इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी मतलब 1600 के से 1700 वाली बात हो गई। 17th सेंचुरी की पहले बात की इन्होंने। आपने देखा चैप्टर नंबर 6 में 17th सेंचुरी में कैसे ये चीजें चल रही थी, कैसे गुरु नानक जी आए थे। ठीक है, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद आए, वो सब आप पढ़ के आए हैं। और डिवोशनल वाले में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। आगे देखिए, हेल्प इन द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। अब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो पंजाब से होती है। सेवरल्स बैटल वर फॉट बाय द गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह कौन है? तो जो सिख धर्म था, है ना, सबसे पहले गुरु नानक आते हैं, गुरु अंगद आते हैं, फिर धर्मदास आते हैं, फिर रामदास आते हैं, फिर ना फिर तेग बहादुर आते हैं, और सबसे लास्ट में जो उनके 10th नंबर के थे गुरु गोविंद सिंह। जो 10th नंबर के थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, और ये इनके लास्ट थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में। आप जानते हो कि नांदेड़ एक फेमस रिचुअल प्लेस है सिखों के लिए, क्योंकि वहां पे इनकी डेथ हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार के पटना में। कौन से नंबर के थे? 10th, और सबसे लास्ट गुरु थे इस पंथ के। ओके, इन्होंने बहुत काम किए जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स। अब इन्होंने किस किस से लड़ाई ली? तो जो मुगल रूलर्स थे और जो राजपूत थे, है ना। अब आप देख रहे थे जो गुजरात राजस्थान वाला फील्ड था, वहां पे कौन? राजपूत अपनी पावर बढ़ा रहे थे, और मुगल्स तो थे ही। तो इन दोनों के खिलाफ इनने लगातार बैटल्स भी किए। आगे देखेंगे, वॉर बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। एक्चुअली क्या हुआ? जो 1699 थी, है ना, इनमें इन्होंने एक पंथ बना दिया खालसा, पंजाबियों के लिए खालसा। खालसा का क्या था? तो इन्होंने कई चीजें कही, जैसे आप देखते होंगे लगभग हर सिख आदमी अपने पास छोटी सी चाकू या तलवार रखता है, वही खालसा था। इन्होंने कहा कि हमें कड़ा पहनने हैं, हमें अपने केस बड़े करने हैं, जैसे आप देखते हो पगड़ी, बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो ये इन्हीं ने चालू किया था, गुरु गोविंद सिंह ने, कि बड़े बाल रखेंगे, हर सिख के हाथ में कड़ा होना चाहिए, हर सिख के पास तलवार या चाकू होनी चाहिए। और उसको नाम क्या दिया इनने? खालसा। उसको नाम क्या किया? खालसा। तो खालसा से इनने एक अपनी आर्मी बनाई, है ना। अब जो हर आदमी तलवार रख रहा है, तो किसका पार्ट हो गया? आर्मी का। और उस आर्मी के बाद ही राजपूत राजाओं और आपके मुगल राजाओं से लड़े थे। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन 1708 में इनको मार दिया जाता है, नांदेड़ में मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर वांदा बहादुर। इनके मरने के बाद जो अगला व्यक्ति था वांदा बहादुर, इसकी लीडरशिप में मुगल से लगातार लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। अब ये गुरु नहीं था, वो जो पद था जो गुरु वाला, उसको खत्म कर दिया था। तो ये इनके, आप कह सकते हैं इनके बाद बने थे, पर गुरु नहीं थे, है ना। कौन? बांदा बहादुर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने भी बड़ी साहसता दिखाई और जो सिख एम्पायर स्टेब्लिश किया, मुगल से लड़े लगातार। डिक्लेयर देयर सोवरन। सोवरन का मतलब होता है हिंदी मीनिंग संप्रभु। हिंदी मीनिंग होता है संप्रभु। जैसे भारत एक सोवरन कंट्री है, आप पढ़ते होंगे प्राइम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। संप्रभु का मतलब होता है कि हमारे ऊपर अब किसी का राज नहीं। मान लो ये एरिया है, यहाँ पे हमने कर दिया इंडिया संप्रभु है। जैसे आज बोला जाता है इंडिया सोवरन है। सोवरन का मतलब है कि हम किसी और देश के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, हम इंडिपेंडेंट है। तो इन्होंने अपनी एक एरिया को क्या कर दिया? सोवरन कर दिया। और इन्होंने सिक्के चलाए। आप देखेंगे हर राजा ने सिक्के चलाए। ऐसा क्यों? आप पढ़ते होंगे। तो देखिए, कॉइन्स चलाने का रीजन ये था, पहले माना जाता था एक पर्टिकुलर एरिया में जिसके कॉइन्स चल रहे हैं, समझो उसका शासन है, जिसका शासन है उसी का कॉइन्स चलता था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो आपका देखिए, सतलज एक नदी है और जमुना नदी है, इसकी दोआब, दोआब मतलब होता है, दोआब का मतलब होता है, मान लो ये सतलज जा रही है और ये आपकी यमुना जा रही है, तो इसका जो बीच वाला पार्ट है ये कहलाता है दोआब। क्या कहलाता है? दोआब। इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी यही कहते हैं, दोआब। अब दोआब में इसमें क्या किया इन्होंने? अपना स्टेब्लिश किया। क्या स्टेब्लिश किया? तो अपना एम्पायर। और इसमें इन्होंने सिक्के चलाए। सिक्के में किसकी फोटो थी? तो इनके पहले गुरु जो थे, कौन थे? गुरु नानक,
गुरु नानक की फोटो थी उस सिक्के में, छवि थी, और गुरु गोविंद सिंह जो उनके लास्ट थे, इन दोनों की उसमें छवि लगाई, है ना। अब कॉइन्स क्यों चलाता था हर राजा, तो मैं बता चुका हूँ। कॉइन्स चलाने का रीजन ये था जिससे ये पता चल सके जिस जहां जहां मेरे कॉइन्स चल रहे हैं वहां वहां मेरा शासन है ना। पहले ऐसे होता था। तो उन्होंने अपने कॉइन्स चलाए, लगातार मुगल से लड़े, और सतलज और जमुना की दुआ मतलब उनके बीच में अपना पावर को स्टेब्लिश किया, अपने एम्पायर को स्टेब्लिश किया। ठीक है। वंदा बहादुर बाद कैप्टन 1715 में पकड़े गए, और 1716 में इनको मार दिया गया। 1716 में क्या कर दिया, इनको मार दिया गया। ये है राजा रणजीत सिंह, ये है राजा रणजीत सिंह। अभी इनके बारे में पढ़ाऊंगा तब इनकी इमेज वापस दिखाऊंगा आपको। नीचे पहले पढ़ते हैं। Century the Sikhs organized themselves into a number of band called जत्थास एंड लेटर भी मिसल्स। क्या हुआ, जो जैसे मान लो कई लोग थे ऐसे सिख हैं, तो सिखों की जो आर्मी तैयार हो रही थी, या सिख जो एक बन रहे थे, खालसा, क्योंकि उन्होंने नाम रख दिया था खालसा। आप सुनते होंगे वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा। तो ये गुरु गोविंद सिंह की देन है, उन्होंने खालसा बनाया था सिखों को। ओके। तो द सिख ऑर्गेनाइजर दो, सबसे पहले इनको क्या बोल रहे थे, जत्थास, जो नंबर से, जैसे मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, इन 100 लोगों के ग्रुप को क्या बोल रहे थे, जत्थास, जत्थास। फिर इसको मिसल्स बोला जाने लगा, क्या बोला जाने लगा, मिसल्स। देयर कॉम्बिनेट फोर्स पर नोन एज द ग्रैंड आर्मी। और जो उनकी पूरी ओवरऑल फोर्स थी, जैसे हमारी ओवरऑल फोर्स है ना, आर्मी बोलते हैं हम जिसको, क्या बोलते हैं, आर्मी। अब इसमें पैरामिलिट्रीज भी आती हैं, इंडियन आर्मी भी आते हैं, नेवी भी आती है, कई चीजें आती हैं, पर हम ओवरऑल क्या बुलाते हैं, आर्मी। तो ऐसे ही इनके जो ओवरऑल सारे लोगों का ग्रुप था उसको ये लोग क्या बुलाते थे, दल खालसा। इनकी भाषा क्या थी, दल खालसा। और दल खालसा का मीनिंग क्या था कि पूरी जो इनकी आर्मी है, तैयार है, लाखों करोड़ लोग जितने भी हैं, उन सबको क्या बुलाया, दल खालसा। मतलब जो जितने हम लोग खालसा ग्रुप वाले हैं उनका ये दल है, समूह है, ग्रुप है। द इंटायर बॉडी यूज टू मीट द The entire body used to meet at अमृतसर at the time of वैशाखी एंड दिवाली। अब वैशाखी एक त्योहार है और दिवाली एक त्योहार है। इन दोनों त्योहारों पर अमृतसर जो जगह है, आप जानते हो पंजाब में लोकेटेड है अमृतसर, जहाँ गोल्डन टेम्पल है प्रेजेंट में, है ना। तो वहां पे ये लोग मिलते थे, हर वैसाखी और दिवाली को मिलते थे। क्यों मिलते थे, देखते हैं क्यों मिलते थे, क्यों मिलते थे। टेक कलेक्टिवली डिसीजन नो एज द रिजोल्यूशन ऑफ द गुरुज। तो वहां पे जो भी इनके उस टाइम कोई महत्वपूर्ण चीजें होती थी जिसपे डिसीजन लेना हो, तो सारे लोग मिलकर एक डिसीजन लेते थे। उस डिसीजन को कहा जाता था गुरु मत, मतलब गुरु जी का मत है, जो हमारे गुरु थे, पूर्वज थे, उनका ये मत है, मतलब रिसोल्यूशन ऑफ द गुरु। समझ गए, गुरु जी का मत है और सबने मिलकर ये डिसीजन लिया है, वही डिसीजन फिर एक्सेप्ट किया जाता था। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग प्रोटेक्शन ऑफ कल्टीवेटर्स टू द पेमेंट ऑफ टैक्स 20% ऑफ द प्रोड्यूस। अब इस लाइन को समझिए। एक वर्ड आया राखी। राखी का मतलब क्या था, देखिए, राखी का मतलब हमारे रक्षाबंधन से नहीं था, नहीं आप सोचो कि ये रक्षाबंधन वाला राखी है, नहीं। राखी का मतलब ये था, मान लो एक पीजेंट्स है, किसान है, वो 100 रुपए या 100 बोरे गेहूं उगाता है, और अगर वो 20 रुपए इनके राजा को देता है, जिन्होंने धर्म स्टेब्लिश कर दिया, खालसा। तो अब इस राजा इनके लिए सुरक्षा प्रदान करता था, समझ रहे हो, इनको कुछ भी नहीं होने देंगे। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जिसने 20% टैक्स दे दिया। अब आप कहेंगे किसी ने नहीं दिया, तो ये कंपलसरी नहीं था। अगर हम 100 रुपए कमाते, हमने टैक्स नहीं दिया, तो अब राजा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा। 20% टैक्स देने का मतलब ये था कि अगर हम 20% टैक्स दे रहे हैं तो बदले में राजा हमें सुरक्षा देता था। आगे देखिए। गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। देखिए, अब गुरु गोविंद सिंह जो थे, 10वें गुरु थे, उन्होंने इंस्पायर किया था खालसा को। अब खालसा क्या है मैं बता चुका हूँ। और बिलीफ दिलाया था कि ये जो साम्राज्य है ये चलता रहेगा, कैसे राज करेगा खालसा, जो उन्होंने बोली थी लाइन वो करेगा, राज करेगा खालसा, मतलब खालसा पूरे में राज करेगा, आप लोग चिंता मत करिए, है ना। Their well-connected organization enabled them to put up the successful resistance to the Mughals governor first, and then the Ahmad Shah Abdali, who had साइड द रिच प्रोविंस एट द पंजाब। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आप समझ गए, अभी तक तो कहा था कि ये लोग मुगल राजा से लड़ रहे थे और अपना स्टेब्लिश कर चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट था अहमद शाह। अब अहमद शाह अब्दाली हु हैड साइड द रिच प्रोविंस। रिच प्रोविंस मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी एरिया हो। आज भी आप जानते हो कि जो पंजाब वाला एरिया है वेल फर्टाइल एरिया है, मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत शानदार होता है। आज भी आपके यहाँ पे जो 10 एकड़ में 10 खेत उगा के देंगे, वहां 2 खेत उगा के देते हैं। तो वहां पे इन्होंने अपना क्या करने लगे थे, स्टेब्लिश करने लगे थे पंजाब एंड द सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम द मुगल्स। ओके। आगे देखिए। द खालसा डिक्लेयर्स देयर सोवरन रूल।
है ना, वही चीज कि अपने आपको क्या बोल दिया, सोवरन बोल दिया, संप्रभु बोल दिया कि हम किसी के अंडर में नहीं है, ना मुगल्स के, ना राजपूत, ना किसी, जो हमारे एरिया उसके राजा हम हैं। स्ट्राइकिंग देयर आउन कॉइन्स, अपने खुद के कॉइन्स चलाए कितने में, 1675 में। अब ये कौन कर रहा है, तो अहमद शाह। कौन कर रहा है, अहमद शाह की बात हो रही। सिग्निफिकेंसी दिस कॉइन्स वर सेम इंस्क्रिप्शन एज वन ऑफ द ऑर्डर इश्यूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बांदा बहादुर, वैसे ही थे जैसे बांदा बहादुर, अभी आप ऊपर पिछले पैराग्राफ में पढ़ के आया, उसने चलाए थे। देखिए, द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18 मतलब 1790 के आसपास की बात हो रही है। लेट 18 एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस टू जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूल। अब क्या, अभी आप पढ़ के आएंगे, जो सतलज है और यमुना, उसके बीच ही क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। अब इन्होंने अपने राज को फैलाया, और कहा सिंधु, सिंधु मतलब जो प्रेजेंट में आप देखिए पंजाब और हरियाणा का पार्ट तो है ही, इसके अलावा जो पाकिस्तान था वो इंडिया का पार्ट था। तो पाकिस्तान वाले पार्ट तक हमारे पंजाब के एरिया से ले आप स्टार्ट करेंगे, और प्रेजेंट में पाकिस्तान वाले इस एरिया तक, इस सब में क्या हो गया था, तो इन लोगों का शासन आ गया था। किन लोगों का, सिख बोल सकते हैं आप, खालसा बोल सकते हैं। पर क्या था कि अलग अलग रीजन का राजा अलग अलग था। मान लो एक इतना एरिया है, तो इतने का एरिया कोई एक राजा है, इतने का दूसरा राजा है, इतने का तीसरा राजा है, ऐसे बटे हुए थे। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह, इनमें से एक थे महाराजा रणजीत सिंह। इनको याद रखोगे, क्यों याद रखोगे, क्योंकि ये हमारे कोहिनूर हीरा को वापस लाए थे, पता है, ये हमारे कोहिनूर हीरा को इंडिया दोबारा वापस लाए थे, कहां से, अफगानिस्तान से, जो कि प्रेजेंट में आप जानते हो हमारा कोहिनूर हीरा 3 भागों में बट चुका है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है, जिसमें से एक म्यूजियम में है, एक ब्रिटिश जो महारानी है उनके मुकुट में लगा हुआ है, ऐसे वहां पे रखा हुआ है, इंडिया के पास नहीं। तो ये क्या लाए थे, वापस लाए थे। बहुत बहुत अच्छे राजा थे, बहुत पावरफुल थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी जो बटे हुए थे, अभी आप समझ रहे हो, एक राजा, दो राजा, तीन राजा, इन सबको हटा के खुद का एम्पायर बनाया, मतलब फिर से सबको एक कर दिया था। कहाँ पे, पूरे एरिया पे। ओके, और जो लाहौर था, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान में, इसको अपनी क्या बनाया था, कैपिटल, राजधानी बनाया था 1799 में। किसने, राजा रणजीत सिंह। ओके, अब ये है जो कि आपको इमेज दी गई थी, जो मैं कहता बाद में दिखाऊंगा। महाराजा रणजीत सिंह को आप देख पा रहे हैं, ये उनकी तलवार है, ये उनकी क्या है, तलवार है, और ये वो है राजा महाराजा रणजीत सिंह। ओके, है ना, इनका आप देखिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए इनका फ्लैग कैसा था, ये आप जान सकते हैं। ओके, और इनका देखिए पहनावा भी आपको दिख रहा है, पगड़ी बांधे हुए, दाढ़ी रखाए हुए हैं, ये सब चीजें थी। अब इसके बाद देखते हैं मराठा। मराठा स्टार्ट करते हैं। द मराठा किंगडम वाज एस्टेब्लिश बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो महाराजा मराठा जो किंगडम था, मराठा साम्राज्य था, ये महाराष्ट्र वाले पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ किसने एस्टेब्लिश किया, मतलब सबसे पहले किसने इसको बनाया था, तो छत्रपति शिवाजी। आई होप आप सबने इनका नाम सुना होगा, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या थे, सबने सुना होगा। कब किया, तो 1630 में, 1630 में किया। द मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम ऑफ द एराइज आउट ऑफ द सस्टेंस अपोजिशन ऑफ मुगल्स रूल। अब जो मुगल रूलर थे वो आप देखते आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे थे, पावर कम हो रही थी, किसके बाद, औरंगजेब के बाद। पर आप यहाँ पे देखिए, महाराजा छत्रपति शिवाजी कब करते हैं, 1630 में। क्या इस टाइम औरंगजेब खत्म हो गया, नहीं, औरंगजेब तो गया था 1707 में, है ना। तो औरंगजेब के जो पावरफुल थी जब तक मुगल, उसके पहले ही अपना स्टेब्लिश कर चुके थे। और आप यकीन करें या नहीं, मुगल्स को खदेड़ खदेड़ के इन्होंने भगाया था युद्ध में। इतनी अच्छी पावरफुल थे ये कि इन्होंने, मुगल्स अगर अटैक करने जाते थे ना मराठों को हराने, तो इन्होंने खदेड़ खदेड़ के भगाया था। इतने पावरफुल थे शिवाजी, और आप सब जानते, सुना होगा आप सबने इनके बारे में। तो आगे देखते हैं। मुगल रूलर्स के लिए एक परेशानी बने, ऐसा बोला गया कि जो मुगल रूलर्स थे उनके लिए एक परेशानी का सबब थे। शिवाजी कब से कब तक रहे, तो 1630 टू 1680, मतलब 50 साल तक ये रहे। 50 साल तक मुगल्स को यहाँ पे पैर नहीं रखने दिया उन्होंने, मराठाओं की धरती पे, है ना। और एक समय तो ऐसा आया था, तुम लोगों को बताऊं, कि आधे से ज्यादा इंडिया भगवामय हो गया था। भगवा इनका कलर था। भगवा आप लोग जानते होंगे, जो हिंदूज हैं वो बड़े अच्छे से जानते होंगे। भगवा जो सिंदूरी कलर होता है, ऑरेंज टाइप का, उसको इन्होंने पूरे आधे से ज्यादा इंडिया को वो कर दिया था। आगरा तक आ गए थे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते। पूरे इंडिया को मुगल्स से इन्होंने एक टाइप से आप कह सकते हैं कि आजाद ही करा दिया था लगभग, है ना, लगभग आजाद करा दिया था। पूरे में राज कर लिया था अपना, इतने स्टेब्लिश थे। धीरे धीरे बढ़ाते गए, फिर ये मालवा आए, मालवा मतलब एमपी में, उसके बाद यूपी में आए, बुंदेलखंड जहां हम लोग रहते हैं यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, फिर आगरा तक पहुंचे। तो इन्होंने आधे से ज्यादा भारत को हिंदूमय कर दिया था, इसीलिए इनको इतना आज माना और पूजा जाता है। बहुत पावरफुल थे। तो कितने साल रहे, 15 साल, 60-30 आप याद रखेंगे, किसने की, मराठाओं की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, अच्छा नाम है, आप भूलेंगे नहीं, आई होप। आगे देखते हैं। आउट ऑफ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, है ना। आपको पावरफुल वॉरियर फैमिली, जिसको क्या बोला गया था, देशमुख बोला गया था, है ना। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट्स
पेस्टोलिस्ट, अब ये सब जानते हो, पीरियड्स, ऑल टाइप ऑफ मोबाइल आपको पढ़ाया है, मोबाइल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, फोन नहीं था ये, मोबाइल का मतलब जो पीपल मूव हो रहे थे, ठीक है। और पीजेंट्स, ऑल टाइप ऑफ किसान के बारे में बात हो रही है। प्रोवाइड द बैकबोन ऑफ द मराठाज आर्मी, इन लोगों ने जो मराठा की आर्मी थी उसको पावरफुल बनाया, बैकबोन थे मतलब रीढ़ की हड्डी थे, है ना। अगर ये लोग ना होते तो मराठा इतना ऊपर कभी नहीं जा पाते। शिवाजी यूज्ड दिस फोर्स टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिशुला, जो पेनिशुला का बैटल हुआ था इसमें क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया था, इन लोगों का यूज करके, है ना, जो मुगल्स थे उनको चैलेंज दिया था, अच्छी खासी टक्कर दी। आफ्टर शिवाजी डेथ, अब शिवाजी की जब डेथ हो जाती है 1680 में, तो इफेक्टिव पावर ऑन मराठा स्टेट वाज वेल्डेड via effective power in the Maratha state was welded by a family of चितापावन ब्राह्मण्स हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। अब क्या होता है, जब शिवाजी की डेथ हो जाती है तो इनके लड़के को उस टाइम नहीं बैठाला जाता है, क्योंकि इनका लड़का शायद छोटा था, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत छोटा था शायद, तो उनको नहीं बैठाला जाता है, उनको गद्दी नहीं दी जाती है। अब आप जानते हैं कि हर किंगडम में एक ही राजा होता है जो सबसे पावरफुल होता है ना, या मोस्टली दो या तीन। अब ऐसा नहीं होता है कि कोई राजा पावरफुल हो, उसका लड़का पावरफुल, फिर उसका भी लड़का पावरफुल ही होता जाए, नहीं, बीच में एक में आता है जब कोई कमजोर होता है, जब वो कमजोर होता है जब ही उसको दबा दिया जाता है ना, दूसरे राजा द्वारा, और उसका एम्पायर खत्म हो जाता है। तो इनके जाने के बाद जो पेशवा थे, पेशवा की उपाधि ली किसने, तो चित्रपावन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने किसको बैठाला, एज अ पेशवा बने, है ना, राजा नहीं बने, कौन बने, पेशवा बने। उसके बाद देखिए पूना बिकम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम, और जो पूना है, अब आप जानते हैं पूना कहाँ है, सब जानते हैं पुणे, जिसको पुणे बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है, तो पुणे को क्या बनाया उन्होंने, अपनी कैपिटल बनाया, ठीक है। आगे देखिए, अंडर द पेशवास, अब पेशवा के अंडर में क्या एक्टिविटीज हो रही थी, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अंडर द पेशवास द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब जो पेशवा थे इनके अंडर में क्या किया, मराठाओं ने एक पावरफुल तंगड़ी आर्मी बनाई अपनी, है ना, क्योंकि अपनी जो पावर्स थी उसको फिर से डेवलप करना था, जो महाराजा छत्रपति ने दी थी उतनी बराबर पहुंचानी थी, तो उन्होंने क्या किया, मस्त एक क्या बनाई, अपनी आर्मी बनाई। देयर सक्सेस ले इन बाई पासिंग द 45 areas of the Mughals, है ना, why raiding cities and why engaging Mughals army in area where their supply line and reinforcement could be easily disturbed। अब इसको देखिए, देखिए तो यहाँ पे इस चीज को आप समझिए, इसका मतलब एक्चुअली था क्या, इसको मैं आपको बताऊं, इसका मतलब एक्चुअली क्या था, इसका मतलब ये था, जस्ट अ मिनट, इसका मतलब ये था कि जो हमारे पेशवा थे इन्होंने बड़ी आर्मी तैयार की, किसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो मुगल्स को परेशान किया। और इन्होंने कई चीजें ऐसी कर दी थी, जैसे मान लो यहाँ से मान लो ग्रेन से जाता है मुगल्स के लिए इस साइड, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी किलेबंदी, अपनी आर्मी ऐसे तैयार की कि इन्हें एक टाइप से मुगल्स को फंसा दिया था। इनकी जो सप्लाई थी ना, जो मिलिट्री की सप्लाई कह लीजिए या ग्रेन्स वगैरह की सप्लाई, उस सबको क्या कर दिया था, इनने बाधित कर दिया था, ठीक है। आगे देखिए, बिटवीन 1720 टू 1761, यहाँ पे देखिए देखते भी जाइए, अब यहाँ पे 1720 से 1761 की बात हो रही, तो इस समय राजा कौन होगा, ये महाराजा ताराबाई की बात हो रही। किसकी बात हो रही, महाराजा महारानी ताराबाई के समय की बात हो रही है ना। इनके जो एक्चुअली थे वो कौन थे, साहू महाराज थे। यहाँ पे पहले एक बार देख लें, सबसे पहले कौन आया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, सब जानते हैं इनको। उसके बाद छत्रपति संभाजी बने, ओके। उसके बाद छत्रपति राजा राम बने, फिर छत्रपति महारानी ताराबाई बनी, ठीक है। उसके बाद साहू महाराज बने, सन ऑफ संभाजी, ओके। ये सब चीजें थी। अच्छा, सन ऑफ संभाजी भी बहुत पावरफुल थे, अगर पूछा जाए कि महाराजा छत्रपति के बाद कौन थे, संभाजी थे, और ये भी बहुत पावरफुल थे। तो इस टाइम की बात हो रही, द मराठाज एम्पायर एक्सपेंडेड। अब क्या हो रहा था, जो इनको मराठा का एम्पायर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कैसे बढ़ रहा था, तो देखिए, इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे द अथॉरिटी, जस्ट अ मिनट, तो देखिए, अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर। अच्छा एक चीज बताऊं, जो मराठा थे ये हाथ धो के पीछे पड़े थे मुगल्स के, ये कैसे भी चाहते थे कि मुगल्स को खदेड़ के भगा दिया जाए, पर जो देश के और थे ना, जैसे राजपूत थे, है ना, और भी कई थे, इन लोगों ने साथ नहीं दिया मराठाओं का। ये क्या होता था कि जैसे मान लो यहाँ मराठा है, यहाँ राजपूत है, यहाँ मुगल्स है, अब ये चाहते हैं मुगल्स को मैं उड़ा दूं, पर ये इंसान अगर दोनों साथ आ जाए तो इजी पड़ेगा उड़ाना, पर ये दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, ये दिक्कत रही थी इंडिया के साथ हमेशा। अब देखिए कैसे इन्हें एक्सपेंड किया, तो अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर, मालवा एंड गुजरात वर साइज बाय द मुगल्स बाय द 1720। अब जो मालवा था मतलब एमपी वाला पार्ट, आधे से ज्यादा एमपी किसका, क्या क्या कौन सा पार्ट है, तो मालवा, तो मालवा पे मुगल्स का रूल था, तो उन्होंने वहां से मुगल्स को खदेड़ दिया और अपना रूल बना दिया। उसके बाद जो गुजरात, आप इस वाले एरिया में आ गए, तो गुजरात पे भी इनने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ओके। उसके बाद देखिए,
कब? 1720 में। बाई द 1713 द मराठास किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीपीय की बात होती है, हिंदी में प्रायद्वीपीय बोलते हैं। देखो प्रायद्वीपीय भारत आप सब जानते होंगे, जो पानी से घिरा है वो भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। तो गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, आपका ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और कर्नाटका होगा। ये सब वाले एरिया क्या कहलाते हैं? इतना जो पानी से घिरा हुआ है, ये यहाँ पे आप देखते हैं, ये सब क्या है? पानी। तो ये क्या है? पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत। और ये आप जानते हैं कौन सी प्लेट है? तो डेक्कन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? डेक्कन प्लेट। डेक्कन प्लेट पे है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट आ जाती है, यहाँ पे फिर बीच में मालवा प्लेट आ जाती है। तो इस सब पे किसका आधिपत्य हो गया? तो मराठाओं का। ये किसको मानने लगे? मराठाओं के। हालांकि यहाँ पे कुछ रीजन थे जो मराठा के कंट्रोल में नहीं थे, पर जैसे ये लोग पहले मुगल्स को टैक्स देते थे, मुगल्स के अंडर में काम करते थे, अब मराठा के अंडर में काम करने लगे। यहाँ पे मराठा आ गए, गुजरात में मराठा आ गए, एमपी में मराठा आ गए। ओके, अब आगे देखिए और कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सपेंड किया। तो ही पोस्ट द राइट लेवी चौथ एंड द सरदेशी मुखी इन द एंटायर रीजन, ठीक है। सरदेशी मुखी एक इन्होंने एक वर्ड बनाया था जो बोला था, चौथ और सरदेशी मुखी। एक्चुअली ये एक टाइप के टैक्सेस थे, है ना, जिनका इन्हें राइट मिल गया था कि पूरी डेक्कन वाली प्लेट पे अपने टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737, अब 1737 पे अब देखिए आप लगभग नॉर्थ साइड का ही बचा, ये पूरा इंडिया ने कवर कर लिया, ये पूरा इंडिया ने कवर कर लिया। अब ये चढ़ते हैं नॉर्थ पे, क्योंकि देखो कैपिटल क्या थी? दिल्ली थी। किसकी कैपिटल? मुगल्स की। तो इनने मुगल से सब छीन लिया, अब कैपिटल में गए, उनके घर में घुसे। अब कहाँ? मराठा उनके घर में घुसते हैं, ठीक है। फ्रंटियर ऑफ मराठा डिमोनेशन एक्सपेंड रैपिडली, तेजी के साथ बढ़ रहा था इनटू राजस्थान। अब राजस्थान भी इनके अंडर में आ गया। एंड द पंजाब, पंजाब जो सिख था वो भी मराठा के अंडर में आ गया। इनटू बंगाल एंड उड़ीसा, बंगाल उड़ीसा ये वाला पार्ट, जो बंगाल और उड़ीसा था, ये वाला पार्ट भी देखिए इन्हीं के अंडर में आ गया। अब देखिए कर्नाटक, जैसे बीच में मैंने बताया था, कर्नाटक थे, तमिलनाडु थे, तेलुगु थे, ये सब प्रॉपरली इन्होंने जीते नहीं थे, पर वहां पे जो राजा थे वो इनके अंडर में आने को तैयार हो गए थे, तो जीता नहीं, लड़ाई नहीं करनी पड़ी, तो इनके अंडर में आ गए। अब आप देखिए तो केवल ऊपर वाला जो हरियाणा दिल्ली वाला एरिया है और ये जो असम नागालैंड ये वाला एरिया है, सिर्फ इतने को छोड़ दें और बीच में थोड़ी थोड़ी और थे, पूरे इंडिया पे मराठाओं का राज हो चुका था, है ना। मुगल्स को खदेड़ दिया था, एक टाइप से आप कहते हैं, मुगल्स जो पूरे इंडिया पे राज कर रहे थे उनको लगभग टोटली खत्म ही कर दिया था। पर फिर से मुगल्स के बाद एक्चुअली क्या हुआ देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जब ये लगातार युद्ध लड़ रहे थे ना, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप जब लगातार हर इंसान के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप गुजरात में जाते हैं वहाँ के राजा को हरा देते हैं, फिर आप राजस्थान जाके वहाँ के राजा को हरा देते हैं, तो वो राजा से आपकी दुश्मनी हो जाती है। तो उनकी दुश्मनी बहुत बढ़ गई थी। जब दुश्मनी बढ़ी तो उनकी आर्मी को एक नुकसान हुआ। अब ये क्या नुकसान हुआ? तो देखिए, एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइंड द सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो थर्ड बैटल हुआ पानीपत का 1761 में, है ना, ये एक त्रिगुट बोला जाता है, तीन लोगों के बीच था। तो उनके बीच, मुगल्स के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस टाइम आ गई थी, आपको पता होगा, है ना। और कौन था? तो आपके मराठास थे। और इसके अलावा आप देखेंगे एक मीर कासिम जाफिर, ये लोग भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे थे। तो इसमें इन्हें सपोर्ट नहीं किया लोकल लोगों ने, जो उनके इंडिया के ही लोकल कुछ नेता थे, नेता नहीं राजा थे, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो देख रहे थे यार मराठा इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, पूरे इंडिया पे इनका राज हो गया है, हमारे एरिया पे भी इनने अटैक किया था, तो एक प्रकार से दुश्मनी रखे हुए थे। और ये इनको सबसे बड़ा लॉस हुआ, और यहाँ से इसके बाद जो मराठास थे वो खत्म हो गए। आप सोचिए कितना एम्पायर बढ़ाते हैं, 200 साल नहीं 150 साल लगभग रहा है इनका, बहुत बढ़िया एम्पायर, पूरे भारत पे कब्जा करते हैं। मुगल्स जो इतने पावरफुल थे उनको हराते हैं, पर अल्टीमेटली फिर ये भी हार ही जाते हैं। एलोंग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन, इनको साइड करके देखा जाए तो जो इनके मिलिट्री कैंपेन थे, मराठास डेवलप्ड एन अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एज वेल। इसका मतलब क्या है? ये जहां भी जीतते थे, मान लो इन्होंने एमपी का मालवा जीत लिया, तो ऐसा नहीं बस इसको जीत के आगे बढ़ गए, नहीं, इस एरिया की जो ट्रेडिंग थी उसको अच्छा करते थे। ट्रेडिंग मतलब आप जानते हैं व्यापार, व्यापार को अच्छा बनाते थे, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, किसानों के लिए क्या क्या सुविधाएं दें कि वो अच्छा कल्टीवेशन करें, उस पर इन लोगों ने ध्यान दिया। ऐसा नहीं था कि केवल जीत के आगे बढ़ रहे थे, नहीं, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना, वहां से और रेवेन्यू भी ले रहे थे। पर ये रेवेन्यू ले तो रहे थे, पर इसके साथ ये भी चाहते थे कि अच्छा कल्टीवेशन हो। उसके लिए देखो किसानों को जो सुविधाएं दी जा सकती थी वो दी गई, और जो ट्रेडर्स थे उनको भी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी मैक्सिमम वो दी गई।
इसके अलावा इन्होंने देखिए जो दो पार्ट थे, एक तो देखो जो ग्वालियर वाला पार्ट था, आप जानते हो सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर की सिंधिया बहुत फेमस है, जो उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में महारानी, जो झांसी की महारानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी अगेंस्ट जाके जो अंग्रेज थे उनका साथ दिया था सिंधिया ने। इसलिए आज भी कई लोग इन्हें बोल देते हैं कि गद्दारों का खून या गद्दार वगैरह बोला जाता है ना, अपने देश के होके अंग्रेजों का साथ दे गए थे। तो जो सिंधिया थे, इन सिंधिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसके अलावा देखिए आप क्या दी गई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, के अलावा कई लोग थे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही थी, जैसे कुछ गायकवाड़ समाज थे, है ना, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई नागपुर की। अब देखिए सबसे मेन चीज जो यहाँ पे आपको देखनी है वो ये देखनी है कि मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन 1720, मालवा में 1720 में डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। जैसे उज्जैन था, उज्जैन आप सब जानते हो महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, उज्जैन को एक्सपेंड किया किसने, तो सिंधिया ने। किसने किया, सिंधिया ने। किसने किया, सिंधिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उज्जैन का आप विकास कीजिए। इसके अलावा जो इंदौर था वहां पे होलकर, महारानी होलकर बाई जो थी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इंदौर का विकास करिए, डेवलपमेंट करिए। और ये दोनों चीजें पता क्या थी, सांस्कृतिक थी उस समय पे। सांस्कृतिक उज्जैन आज भी है, आप देखते हो, सांस्कृतिक मतलब जो धर्म से जुड़ा हो, संस्कृति से, कल्चर से जुड़ा हो, है ना। तो ये दोनों चीजें क्या थी, सांस्कृतिक जगह थी, इंदौर और उज्जैन। तो ये दोनों इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। वाई ऑल अकाउंट दी सिटीज वर लार्ज एंड प्रॉस्पर एंड फंक्शन द इम्पोर्टेंट कमर्शियल, सिर्फ एक कमर्शियल मतलब व्यापार के लिए व्यापारिक भी थी, कमर्शियल यानी व्यापारिक भी थी, और एंड एरियाज कंट्रोल बाय द मराठास, ये तो आपको पता ही है मराठा कंट्रोल कर रहे थे। अब देखिए द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन। अब चंदेरी आप सब जानते होंगे, हमारे घर से मुश्किल से 100 से 150 किलोमीटर दूर होगा, तो मैं बता सकता हूँ मेरे यहाँ से तो 30 किलोमीटर दूर है। तो चंदेरी जो कि चंदेलों की नगरी थी, चंदेरी, इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। आज भी यहाँ तमाम शूटिंग्स होती हैं, और वैसे ही लाइफ स्टाइल है, मैं मानता हूँ। आप जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ हिस्टोरिक प्लेस है, कभी जाइएगा जरूर, बहुत इजीली आप पहुंच जाएंगे बाई रोड। तो यहाँ पे जो सिल्क थी, आज भी आप जानते हो कि चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है ऑल ओवर द इंडिया। तो यहाँ की जो सिल्क वाली साड़ीज थी उसको कहाँ तक पहुंचा गया है, पूना पे। अब मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर उन्होंने चंदेरी को कंट्रोल लिया तो ऐसा नहीं बस कंट्रोल लेके छोड़ दिया, उसकी जो लोकल चीजें उसको फेमस कर रहे थे, जगह जगह पहुंचा रहे थे, उन्हें उपलब्धता करवा रहे थे, है ना, ये सब चीजें की जा रही थी। ओके, अब आगे देखिए, बुरहानपुर विच हैड इलियर पार्टिसिपेट इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत नाउ। ठीक है, एक्सपेंडेड। अब आगरा और सूरत के बीच क्या बनाया जा रहा था, जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो डेवलप कर रहे थे कि आगरा से सामान सूरत तक पहुंचे। अब आप जानते हो आगरा यूपी में और सूरत कहाँ है, गुजरात में। ये वाली चीज बनाई जा रही थी क्योंकि पूरे में इनका था। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं बहुत अच्छा किया, ऐसा नहीं था कि करके बस चले गए राज करके, नहीं, इन्होंने सुविधाएं दी लोगों को। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इन द साउथ एंड लखनऊ, देखो पूना से नागपुर वाले को जोड़ रहे थे, कहाँ से, लखनऊ से जोड़ रहे थे, इलाहाबाद से जोड़ रहे थे। जैसे आज आप देखते हैं ना बाई हाईवे जोड़ते हैं, तब इन्होंने ऐसी सुविधाएं दी कि यहाँ से माल यहाँ जाया जा सके, यहाँ से यहाँ जा सके, मतलब ऑल ओवर जिनका रीजन था वहां पे इन्होंने ट्रेडिंग को अपनी सुविधाएं दी। ठीक है, ये कुछ था आपका किसके बारे में, तो मराठाओं के बारे में। बाकी आगे वाली क्लासों में 8th 9th 10th में आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक मराठा के बारे में कि किसने क्या किया, है ना। अब देखो आपको दो वर्ड आए थे ना, सर देशमुखी, जो मैं कह रहा था टैक्स था, ये क्या था, तो 9 से 10% ऑफ द लैंड, 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन, है ना, डेक्कन में जो टैक्स लिया जा रहा था इस वाले एरिया में, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। चलिए अब देखते हैं जाट। अगला जो देखना है किसके बारे में, जाट। और जाट जो सबसे ज्यादा थे वो हरियाणा वाले एरिया में पाए जाते हैं, आप जानते होंगे। जाट, जाट कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। लाइक द अदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेटों की तरह भी जाट कंसोलिडेट देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17 एंड द 18th सेंचुरी। अब लेट 17 मतलब वही 1700, लेट 17 की बात हुई पहले, तो 1690, और किसकी बात हुई, 18 सेंचुरी, मतलब इससे मतलब 1720 10 1750 ऐसे तब तक की बात हो रही है। अंडर देयर लीडर, लीडर का नाम चुरामन, क्या नाम, चुरामन। दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। अब जो दिल्ली का वेस्ट वाला पार्ट है, अब दिल्ली का वेस्ट में जो आज प्रेजेंट में हम लोग किस क्या जान रहे हैं, हरियाणा, वही पार्ट की बात हो रही है। एंड द 1680 में
क्या हुआ, दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। अब दिल्ली और आगरा के बीच में ये क्या कर रहे थे, ये भी अपनी धीमे धीमे पावर बढ़ा रहे थे, स्टेब्लिश होना चाहते थे। क्यों होना चाहते थे? हर इंसान, हम बता रहे हैं ना, इस पीरियड पे क्या चाह रहा था, जो लोकल पावर्स थी वो निकल के आ रही थी, वो चाहते थे कि मुगल हट जाएं और उस रीजन पे हमारा राज हो जाए। फॉर अ वाइल, मतलब कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडाइंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। कुछ टाइम के लिए आगरा को भी इन्होंने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए। एक आगरा बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था मुगल्स के लिए, मुगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। तो क्या हुआ कि देखिए, दो चीज़ें थी, एक तो इन्होंने कहाँ कहाँ कंट्रोल किया वो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। तो इन्होंने देखो 17 सेंचुरी की जब बात कर ली, तो सबसे पहले तो देखो दिल्ली के वेस्ट एरिया पे कंट्रोल करते हैं, किसके अंडर में, चूड़ामन के अंडर में। उसके बाद जो आपका पार्ट हुआ ना, ये अ, आगरा वाले के लिए भी कुछ टाइम के लिए अपने अंडर में लेते हैं, कुछ ही टाइम के लिए। जाट वर आप देख रहे हैं, प्रोस्पेरियस एग्रीकल्चर, मतलब एक समृद्ध किसान थे। अब समृद्ध मतलब जिनके पास अच्छी खासा कल्टीवेशन होता था, है ना, या आप कह सकते हैं अमीर किसान थे, अच्छी खासी पैदावारी थी। एंड टाउन लाइक पानीपत, पानीपत क्या थे, तो एक टाउन कस्बा की बात हो रही। एंड वल्लभगढ़ बिकेम, एंड जो आपका दो चीजें का जिक्र है, पानीपत और वल्लभगढ़, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिकम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंट्रल इन द एरिया डोमिनेटिंग बाय देम। ओके, तो इसका मतलब है कि पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर उनके प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब वही सॉवरेन, इनके अंडर में वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए, है ना, जो ट्रेडिंग के सेंटर्स थे वो बनाए गए अंडर सूरजमल। अब सूरजमल के अंडर में क्या होता है, द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग स्टेट। जो भरतपुर वाला एरिया है, आज भरतपुर वाला एरिया जो कि थोड़ा थोड़ा राजस्थान में लगता है, आप जानते हो बॉर्डर ही पे है ना, नोएडा के आसपास राजस्थान बॉर्डर पे, एक मजबूत राज्य के रूप में उभरा। मतलब एक इमर्ज हुआ कैसे, एक पावरफुल स्टेट के रूप में, स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में। वैन नादिर शाह सेक्ड दिल्ली इन 1739, ये आप पढ़ के आए हैं कि 1739 में जो अफगानिस्तान का राजा था, कौन था, नादिर शाह। नादिर शाह जब अटैक करता है, इसी चैप्टर में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, तो क्या क्या लूट के ले गया था। मैनी ऑफ सिटीज नोटविलेस लुक रिफ्यूज देयर। तो क्या हुआ उस टाइम पे 1739 में, दिल्ली को तो लूटा ही था, तो शहर के कई प्रतिष्ठित लोगों ने यहाँ आके सडनली, कहाँ आके, भरतपुर। कई लोग थे दिल्ली एम्पायर में जो अच्छे अच्छे पावरफुल लोग थे, मंत्री थे या बहुत ज्यादा पैसे वाले थे, वो सब भरतपुर आ गए थे, भरतपुर बच के, है ना। तो यहाँ पे क्या ली थी उन्होंने, शरण ले ली थी। ठीक है, हिज सन जवाहिर शाह। अब इसका सन कौन था, नादिर शाह का, जवाहिर शाह कौन था, जवाहिर शाह। उनकी बेटी जवाहिर शाह के पास खुद की कितनी सेना थी, तो 30,000 सेना थी। कितनी, 13,000 ट्रॉप्स, मतलब 3,000 सेना थी। और हिज आउन हैज हायर्ड अनदर 20,000 मराठाज, और उसने मुगलों से लड़ने के लिए 20,000 मराठा एंड 15,000 सिख, और 15,000 सिख सैनिक को काम पर रखा था। अब आप सोचिए किसकी बात हो रही है, यहाँ सूरजमल के लड़के की बात हो रही है ना। उन्होंने क्या किया कि 30,000 की आर्मी थी खुद की, उसके अलावा 20,000 उन्होंने मराठाज रखे थे, भर्ती करा के, ज्वाइनिंग करा के एक टाइप से, और 15,000 सिक्स रखे थे, क्यों, मुगल से लड़ने के लिए। अब आप देखिए अल्टीमेटली हर इंसान 16 और 17 में किससे लड़ रहा है, मुगल्स थे। तो मुगल्स कैसे खत्म ना होते, या मुगल्स की पावर कैसे डाउन ना होती। हर इंसान, हर राजा जो भी निकल के आ रहा है, जैसे जाट हुआ, राजपूत हुआ, और आप पर क्या, राजपूत हो गए और मराठा जो गए, सब किसके अगेंस्ट जा रहे थे, अल्टीमेटली आपके अपना क्या बोलते हैं, मुगल्स के अगेंस्ट जा रहे थे। इसके बाद देखिए, वाइल द भरतपुर फोर्ट वाज बुल्ट एन फेयरली ट्रेडिशन स्टाइल। अब जो भरतपुर का किला था उसको बढ़िया ट्रेडिशन स्टाइल्स में, जो पारंपरिक चीजें थी वैसे डिजाइनों में बनाया गया था। एट डिग द जाट बुल्ट एन एबलोरेट गार्डन, एक इन्होंने गार्डन बनाया था, कैसे शैली में बनाया था, तो इन्होंने अंबर और आगरा में कुछ शैलियाँ देखी होंगी ना, किसी टाइप की डिजाइन जो पुरानी चलती थी किलाओं में, वो देख के एक गार्डन टाइप का तैयार किया था। ओके, इट्स बिल्डिंग वर मॉडर्न एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम फर्स्ट एसोसिएट विद द रॉयल्टी अंडर शाहजहां। मतलब क्या था कि जो शाहजहां, आप जानते हो शाहजहां के जो राजघराने हैं, है ना, उस टाइप की इन्होंने चीजें बनवाई थी, जिसकी एक आपको इमेज दी है, जैसे शाहजहां ने राजघराना आगरा में बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसी टाइप की। और ये आपको एक इमेज दी गई, इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद आपके क्या बचते हैं, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन। देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाना है या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कोशिश करूंगा करा देंगे, वरना आपको मैं चैप्टर डिस्कस कर चुका हूं, और आपको क्वेश्चन आंसर तो स्कूल से मिल ही जाते हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो इसका पहला पार्ट भी था, तो वो जिन्होंने नहीं देखा देख लें। थैंक यू वेरी मच।